नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में कारक, उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। कुछ भेद शेष रह गए थे। उन शेष भेदों के बारे में हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हमने कर्ता, कर्म और करण कारक के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसके आगे के जितने भी कारक के भेद हैं, क्रमशः उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा कारक का भेद है, वो है संप्रदान कारक। संप्रदान वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए क्रिया करे, यानी है कर्म, लेकिन वाक्य में जो कर्ता है, कार्य करने वाला है, वो किसी और के लिए कार्य करता है। उसमें कर्ता का स्वयं का स्वार्थ निहित नहीं होता है, तो वहाँ पर दूसरों के लिए कार्य किया जाता है। वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी शैली के अनुसार शब्दों का चयन करता है, तो के लिए शब्द के स्थान का प्रयोग न करके उसके स्थान पर के निमित्त, के वास्ते व के खातिर शब्दों का प्रयोग करता है। तो शब्दों के परिवर्तन करने के कारण कारक वही रहता है, अर्थ भी वही रहता है जो के लिए से प्रकट होता है। ऐसे कुछ यहाँ उदाहरण हमने लिए हैं, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। यहाँ के लिए शब्द आया है, के लिए इस कारक का विभक्ति चिन्ह है, यानी चिड़िया इसमें करता है और चिड़िया है वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती है। तो बच्चों की उदर पूर्ति के लिए वो कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। दूसरा वाक्य है, सीता गीता के लिए चाय बना रही है। सीता यहाँ पर कर्ता है और कर्ता यहाँ गीता के लिए कार्य कर रही है, उसके लिए वो चाय बना रही है, यानी जो काम है वो किसी और के लिए किया जाता है। इससे हमें ये तात्पर्य समझना चाहिए। तो चाय वो बना रही है, वो गीता के लिए बना रही है। अगला पांचवा भेद है, वो है अपादान कारक। अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ किसी न किसी कारण से कोई व्यक्ति, वस्तु किसी स्थान या व्यक्ति से दूर हटती है, अलग होती है, पृथक होती है, अलगाव पैदा होता है। तो जहाँ पर किसी कारण से अलगाव पैदा होता है, दूरी बढ़ जाती है, एक का दूसरे से संबंध विच्छेद हो जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। परिभाषा के तौर पर हम जानेंगे कि वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता यानी वही अलगाव, दूर जाना, तुलना, एक का दूसरी वस्तु से तुलना करना, भय के कारण, ईर्ष्या या घृणा के कारण या लज्जा के कारण दूरी बढ़ जाती है, अलगाव हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। तो जहाँ पर ऐसा बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जो हमें इस बात की पुष्टि करेंगे कि यहाँ पर किस कारण से एक दूसरे से अलग होता है। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ गंगा एक नदी है, हिमालय से, हिमालय के स्थान है, तो हिमालय के साथ में से शब्द आया,
इसका मतलब गंगा है वो हिमालय से दूर जा रही है, वहाँ से प्रकट होती है, वहाँ से उसका उद्गम होता है, लेकिन उद्गम होकर के वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है और हिमालय को छोड़ देती है। तो यानी हिमालय से गंगा है वो बह करके दूर हो जाती है। इसका मतलब हिमालय से दूर जा रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। छात्र खेलकर मैदान से चले गए। क्रिया करने वाले छात्र हैं, अपनी क्रिया वो मैदान में कर रहे हैं, तो खेल कूद करके बच्चे मैदान को छोड़कर अपने स्थान को पुनः लौट जाते हैं। तो छात्र जो कि संज्ञा है, मैदान कर्मस्थली है, कर्म का स्थान है, तो वे वहाँ से दूर चले जाते हैं या अपने घर को चले जाते हैं क्रिया संपन्न करने के बाद में। तो छात्र और मैदान से वो पृथकता का बोध इस वाक्य से हमें होता है कि मैदान से बालक अब खेलकर चले गए हैं। तीसरा उदाहरण है, बच्चा सांप से डर गया। से, सांप से, इसका मतलब बच्चा सांप को देख करके डर जाता है, सांप से उसे भय लगता है और भय के कारण बच्चा उससे दूर जाता है, उसके नज़दीक नहीं आता है। सरिता को गंदगी से बहुत घृणा है। गंदगी जिसे कोई पसंद नहीं करता है, तो सरिता को भी गंदगी से घृणा है और घृणा के कारण या कह सकते हैं हकारत के कारण भी लोग एक का दूसरे से संबंध विच्छेद हो जाता है। बहू ससुर से शर्माती है। शर्म के कारण, लज्जा के कारण भी कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर हो जाता है या संबंध विच्छेद कर लेता है या वहाँ से हट जाता है। चीन भारत से बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से जब हम तुलना करते हैं एक वस्तु का दूसरी वस्तु उसके साथ में किसी गुण के आधार पर, किसी विशेषता के आधार पर, तो तुलनात्मक अध्ययन जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में किया जाता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। छठा हमारा भेद है वो है संबंध कारक। संबंध व्यक्ति का वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान का व्यक्ति से संबंध होता है। तो उन संबंधों को व्यक्त करने के लिए कुछ हमारे पास में शब्द होते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। इन शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम के पीछे जोड़कर वस्तु स्थान के साथ में हम संबंध को व्यक्त करते हैं। परिभाषा के तौर पर हम देखने का प्रयास करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ हो, संबंध कारक कहलाता है। यहाँ आया है कि अन्य शब्द के साथ में, अन्य शब्द में क्रिया को छोड़ करके, ये हमें ध्यान रखना है, क्रिया के साथ में संबंध को व्यक्त नहीं करना है। अन्य शब्द जो आए हैं उनके साथ में उनका क्या संबंध प्रकट होता है, उन संबंधों के आधार पर हमें इसको पढ़ना है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी है, जो हमें पहले से ही ज्ञात है। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, राम का भाई लिख रहा है। राम का भाई, तो इसका मतलब राम का उसके भाई के साथ में संबंध है, राम का भाई, दूसरा नहीं, राम का भाई है वो लिख रहा है। तो यहाँ पर का संबंध है वो राम और भाई के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। अपना परिचय पत्र दिखाओ। अपना, यहाँ पर ना शब्द आ गया, हमने पढ़ा ना, ने, नी, तो अपना यानी मेरा, स्वयं का, खुद का। तो अपना परिचय पत्र दिखाओ यानी स्वयं के बारे में जानकारी देना। जयपुर के बाज़ारों में बहुत भीड़ रहती है। जयपुर के अन्य स्थानों की तुलना में जो जयपुर के बाज़ार हैं, तो यहाँ पर जयपुर और उस बाज़ारों के बीच में संबंध को व्यक्त करने के लिए के शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इस कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है आधार।
जिसको आधार मान करके क्रिया की जाती है। क्रिया के आधार अलग अलग होते हैं, वो पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के आधार। अब क्रिया के आधार क्या है? समय के आधार पर क्रिया, स्थान के आधार पर क्रिया और भाव के आधार पर क्रिया होती है। तो इन शब्दों से जो बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर है वो यहाँ पर संज्ञा है, कह सकते हैं कर्ता है, और पेड़ पर बैठा है, यानी पेड़ क्या है? जहाँ पर बैठा हुआ है वो एक स्थान है। तो यहाँ पर जो बैठने की जो क्रिया हो रही है वो स्थान के आधार पर हो रही है। बैठने के अनेक स्थान होते हैं, कहीं पर भी बैठा जा सकता है, लेकिन बंदर है वो इस समय पेड़ पर बैठा हुआ है और जो क्रिया हो रही है बैठने की वो उस स्थान के आधार पर हो रही है। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट, आ तो रहा हूँ लेकिन कितने समय में आ रहा हूँ? 2 मिनट में। तो जो आने की क्रिया है वो 2 मिनट के लगभग संपन्न होने वाली है, यानी 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा करके वापस लौट सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसका आधार है वो समय है। लक्ष्मण पढ़ने में तेज है, ये एक भाव है। कोई काफ़ी तेज़ी से किसी विषय को ग्रहण कर लेता है, कोई धीरे धीरे करता है। कोई बालक पढ़ने में रुचि कम लेता है तो कम सीख पाता है, और कोई बालक पढ़ने में अच्छा है, मन लगाकर पढ़ता है, तो हर विषय को जब मन से पढ़ेगा तो वह अन्य बालकों की तुलना में पढ़ने में काफ़ी तेज होगा। तो ऐसा बोध करवाने वाला जो शब्द होता है वो भाव को व्यक्त करता है। 8वां और अंतिम कारक का भेद है वो है संबोधन कारक। संबोधन, किसी को बुलाना, पुकारना या संबोधित करना। इसके लिए बुलाने वाला या कर्ता या संबोधित करता अरे, ओ, अरी, अजी शब्दों का प्रयोग करके दूसरों को बुलाने का या संबोधित करने का या अपनी बात को समझाने का वो प्रयास करता है। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हों वहाँ संबोधन कारक होता है, यानी इनके लिए हमें कोई न कोई शब्द का इस्तेमाल या उपयोग करना होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने 2-3 उदाहरण लिए हैं। जैसे है, हे प्रभु मुझ पर दया करो। हे प्रभु, यानी मैंने भगवान को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझ पर विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो, दया करो। तो मैंने प्रभु को संबोधित करने के लिए, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने हे प्रभु का इस्तेमाल किया या उपयोग किया। दूसरा उदाहरण है, अरे श्याम आप जयपुर से कब लौटे। कोई बालक अकस्मात अपने सामने आ जाता है तो हम उसके बारे में पूछ लेते हैं कि अरे भाई आप कब लौटे। तो जो अरे भाई, अरे श्याम, अरे मोहन, जो ये शब्द हैं वो बात को समझने के लिए या जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है, ए भाई जरा देख कर चलो, कि शायद हो सकता है व्यक्ति इतना सावधान नहीं है, तो सावधान करने के लिए हमने शब्द का प्रयोग किया, ए भाई जरा देख कर चलो। हो सकता है आप आगे के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ समझने की आवश्यकता है, कहीं आपको चोट न लग जाए, कहीं आपको नुकसान न हो जाए, इसलिए हम उसको ए भाई कह करके संबोधित करते हैं। और अंतिम उदाहरण है वो है, अरे राधा तुम वहाँ क्या कर रही हो। अरे राधा, अरे शब्द है वो हमने किसी स्त्री को संबोधित करने के लिए किया है कि भाई जो तुम काम कर रही हो वो तुम किस ढंग से कर रही हो, इसलिए आप सावधान होकर के काम करें कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर हो, आपको नुकसान हो सकता है।
इसलिए आज अपना ये कारक जो प्रकरण है वो पूरा होता है। मैं भैया बहनों से यही आग्रह करूँगा कि आप वीडियो देखें, कमेंट करें और अपना कार्य समयानुसार अपनी गृह पुस्तिका में करें। धन्यवाद।